नमस्कार दोस्तों। तो यूएस और जापान में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज भी हुआ ही है। आपको पता ही है कि जापान को उनकी पहली प्राइम मिनिस्टर बनी है सनाई तकाशी, अगर मैं उनका नाम सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो जैसे ही ये पहला लीडर शिफ्ट हुआ है, जापान ने यूएस के साथ एक बड़ी डील की है यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के। अब देखिए, जापान एक वैसा एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से एक कंट्री जो कि पूरी तरीके से अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए कभी चाइना पर डिपेंडेंट हुआ करती थी, उसने अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया, उसने अपनी टेक्नोलॉजीज को सेटअप किया और आज वो टेक्नोलॉजिकली कहीं भी, मुझे नहीं लगता कि रेयर अर्थ मिनरल्स की टेक्नोलॉजी में जापान पीछे है। ऑल्दो उनके पास डिपॉजिट्स भले कम होंगे, उनके पास उतने कॉन्टैक्ट्स, उतने वो उस पूरे सप्लाई चेन में उतना ज़्यादा वो नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने 10 सालों में, अगर 10-20 सालों में आप देखो तो जापान ने पूरा अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया। उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अब वही चीज़ करने की कोशिश यूएस भी कर रहा है। यूएस ने बहुत बार, ट्रंप ने इस चीज़ को कहा कि हम अपने रेयर अर्थ मिनरल्स को सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और इसीलिए आपने पाकिस्तान के साथ एक डील होती हुई देखी। पाकिस्तान में जो कोई खिटपिट चल रही है वो इसी वजह से है। ऑस्ट्रेलिया के साथ आपने एक डील देखी और अब फाइनली आप जापान के साथ एक डील देख रहे हो। ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो जापान की दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये डील कहाँ तक काम कर पाएगी यूएस के लिए, कितना उसको हेल्प हो पाएगी, और दूसरी चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जापान ने आखिर ऐसा किया कैसे, ये सारी चीज़ें हुई कैसे, और जापान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पर यूएस के लिए। जापान ने हमेशा एक चैलेंज की तरह काम किया चाइना के लिए, और अब यूएस उसको पूरी तरीके से बुनाना चाहता है इस पूरे मौके को, और इसीलिए पूरे अग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया। ऑल्दो अग्रीमेंट के कई सारे पॉइंट्स हैं, ट्रेड के ऊपर भी है, तमाम चीज़ों के ऊपर भी है, लेकिन रेयर अर्थ मिनरल्स ही इसका मेन जो पॉइंट है वो है, और इसीलिए सारे अग्रीमेंट किए गए हैं। तो डिटेल में इसको समझते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026, 27, 28 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है। अनअकैडमी ने सिर्फ 19,999 में अपने फाउंडेशन बैच को लॉन्च कर दिया है। इसमें पूरा कंप्लीट जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर आपको कवर कराया जाएगा। आपको कहीं से भी कुछ भी कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा अपने आप में कंप्लीट बैच है। उसके साथ आपको यहाँ पर जो निश्चय बैच है, निश्चय का मेंस बैच है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलता है, जिसकी खुद की वैल्यू जो है वो 10,000 रुपये है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस पूरे, मतलब इस सिर्फ 19,999 में आप पूरा सिलेबस तो कवर कर ही रहे हो, उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। उसके साथ आपको जितने भी बैचेस चल रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, मेंटरशिप सेशन आपको यहाँ पर मिलेंगे, सब कुछ एकदम डेडिकेटेड यहाँ पर आपको मिलेगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स जो हैं वो यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। तो इस बैच को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यूएस और यहाँ पर जापान के बीच में पूरा ये अग्रीमेंट है वो साइन हो चुका है, और इस अग्रीमेंट के कई सारे पॉइंट्स हैं। ट्रेड के ऊपर इन्होंने बात करी है, इन्होंने अपना सप्लाई चेन बनाने की बात करी है, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो है क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ सप्लाईज का। यहाँ पर ये लोग एक पूरी नॉन चाइनीज सप्लाई चेन बनाने की प्रयास कर रहे हैं। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस भी किया था कि आखिर पूरा जो रेयर अर्थ मिनरल्स का मार्केट है उसको चाइना कैसे डोमिनेट करता है, चाइना कैसे उस पूरे मार्केट के ऊपर अपना कब्जा बना करके रखता है। लगभग 90% पूरी दुनिया का जो रेयर अर्थ मिनरल्स, जहाँ पे माइनिंग हो रही है, जहाँ पर रिसाइकलिंग हो रही है, जहाँ पर रिफाइनिंग हो रही है, किसी भी प्रोसेस में आप जाओगे उसमें कहीं ना कहीं आपको चाइना की एंट्रेंस दिखाई देगी, उसमें कहीं ना कहीं आपको चाइना मिलेगा। और चाइना क्यों मिलता है वहाँ पर? सिंपल सा बहुत लॉजिक है, क्योंकि चाइना ने इतने सालों से रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर काम किया है कि वो उस पूरे सप्लाई चेन जो है वो उसके इर्द गिर्द घूमता है। एक तो डिपॉजिट्स, बहुत सारे डिपॉजिट्स की वजह से, और डिपॉजिट्स नहीं भी हैं तो उन कंट्रीज़ के साथ उसका अग्रीमेंट है, या उन कंट्रीज़ जिनके पास अपनी खुद की टेक्नोलॉजी नहीं है माइनिंग की, रिफाइनिंग की, रिसाइकलिंग की, उसमें चाइना एंटर हो चुका है। अगर इसका पूरा डेडिकेटेड वीडियो आप देखना चाहते हो तो मैंने काफ़ी डिटेल में इसको कवर किया है अपने पहले के वीडियोस में, उसकी लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा। तो उस रेयर अर्थ मिनरल्स की वीडियो में आप देखोगे कि किस तरीके से चाइना पूरा डोमिनेट करता है इस मार्केट को, उसके ऊपर दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो इस वजह से जब चाइना के ऊपर इन्होंने अपना टैरिफ लगाने की कोशिश करी और चाइना ने रेयर अर्थ का जो सप्लाई था वही रोक दिया, तो यूएस ने तभी कह दिया था कि हम अपने सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करेंगे, और इसीलिए उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ डील की, उसने पाकिस्तान के साथ डील की, और अब जापान जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर था यूएस के लिए, जिनके साथ उनको डील करना था, और अब फाइनली ये अग्रीमेंट भी हो चुका है। ये अग्रीमेंट कितना वर्क करेगा इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ये अग्रीमेंट कर लिया है उन्होंने। अब इसमें ये चाहते हैं कि ये क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई चेन यहाँ पर बिल्ड करें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सप्लाई चेन ये बिल्ड होगा कैसे। ना यूएस के पास उस लेवल के डिपॉजिट है, ना जापान के पास उस लेवल के डिपॉजिट हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जापान के पास बड़े डिपॉजिट्स हैं, और जापान के पास वो टेक्नोलॉजी है जो इस समय रिक्वायर्ड है। बस जापान को चैलेंज क्या है? जापान के लिए चैलेंज यही है कि वो जो रिफाइनिंग है उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ऐसी जगह पर ये मिनरल्स के डिपॉजिट हैं जापान के लिए जो जिसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
अब ये जो पूरी डील हुई है, जो पूरा अग्रीमेंट हुआ है, इसको ट्रंप ने कहा कि नए गोल्डन एज की पूरी शुरुआत है, और अब जो जापान और यूएस जो है वो मिल करके पूरी तरीके से चैलेंज करेंगे चाइना को, चाइनीज़ डोमिनेटेड सप्लाई चेन को चैलेंज करेंगे। ये सब बात वहाँ पर ट्रंप ने करी। ट्रंप अपनी विजिट के लिए टोक्यो गए हैं और वहाँ पर नई प्राइम मिनिस्टर हैं सनाई तकाशी, उनके साथ बैठ करके उन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया है। और उन्होंने कहा है कि ये दोनों कंट्रीज़ बहुत प्रॉस्पेरस होंगी एक समय पर, जब हम इस पूरे डील को ब्रेक कर लेंगे, और दुनिया भर की बातें कही हैं। लेकिन देखिए, जापान क्यों इतना बड़ा एग्जाम्पल है और यूएस उसके साथ क्यों ये डील करना चाहता है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक समय ऐसा था जब जापान खुद अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए 90% चाइना पर डिपेंडेंट था। मतलब जितने रेयर अर्थ मिनरल्स जापान में पहुंच रहे थे, ये 2010 तक था, वो 90% अकेले चाइना से आ रहे थे। वो हाईली डिपेंडेंट था चाइना के ऊपर, चाइनीज सप्लाई के ऊपर। अब उसके बाद क्या होता है कि 2010 का एम्बार्गो होता है, चाइना लगाता है जापान के ऊपर, जिसकी वजह से जापान की कमर टूट जाती है। 2010 का एम्बार्गो के बारे में अगर आपको पढ़ना होगा, आप पढ़िएगा, क्योंकि ये एक शिप का जो पूरा इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है, उसमें चाइना जो एंटर करता है, और शिप का झगड़ा था पूरा। ये शिप का झगड़ा बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से, और दोनों कंट्रीज़ में जो है क्लैश भी होता है यहाँ पर। तो इसकी वजह से चाइना ने जापान के रेयर अर्थ मिनरल्स की जो सप्लाई थी उसको पूरा रोक दिया, और इसको कहते हैं 2010 एम्बार्गो, बहुत फेमस है। इसके बाद जापान की कमर पूरी टूट जाती है। मतलब वो टेक्नोलॉजिकली डेवलप कर रहे थे, ये पूरा न्यू एरा था, न्यू एज था, टेक्नोलॉजिकल एज जिसको कहा जाता है, ये पूरा चल रहा था। जापान काफ़ी कुछ कर रहा था, जापान की बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही थी, डिफेंस टेक में काम कर रहे थे लोग, लेकिन सब कुछ एकदम से रुक जाता है, और वहाँ से जापान ने अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना शुरू करता है। तो इसके लिए उन्होंने अपना चाइना के ऊपर अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको कैसे कम किया, तो उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपना डील अग्रीमेंट करना शुरू किया। वही सेम चीज़ जो यूएस कर रहा है, इसमें वियतनाम और इंडिया, भारत, मतलब दुनिया भर की कंट्रीज़ जो थी, उनके साथ इन्होंने अपना अग्रीमेंट साइन करना शुरू किया। और आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो 60% जो रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई है, सिर्फ उसके लिए जापान चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑल्दो ये भी बहुत बड़ा है, और जापान इसको भी कम करना चाहता है, इसको भी 50% पर ले आकर के रखना चाहता है। ये बहुत ही शानदार आर्टिकल है। अगर हम चाहें तो एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो इस आर्टिकल के ऊपर बना सकते हैं कि न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये आर्टिकल, जापान ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स का जो इशू था उसको एक्चुअली में सॉल्व कैसे किया। इसमें कुछ किस्मत भी कहा जाएगा, लेकिन जापान ने वर्क बहुत ही बेहतरीन इस पर वर्क किया है और उसको सॉल्व किया। इसके ऊपर एक अगर आप डिमांड करेंगे तो डेडिकेटेड वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, आपको समझना बहुत सारी चीज़ें, खूब पॉलिटिक्स इसमें खेली गई है। तो फाइनली जापान जो है उसने डाइवर्सिफाई करना शुरू किया, और ये बात यूएस ने देखी, और यूएस को ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं तब तक उतनी बड़ी लेवल पर नहीं थी, जब तक 2018 में एक बहुत बड़ी जो डिस्कवरी है वो नहीं होती है। 2018 में जापान को अपने यहाँ पर अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बहुत मैसिव रेयर अर्थ मिनरल्स के डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो जापान का आइलैंड है मिनामितोरिशिमा आइलैंड। मिनामितोरिशिमा आइलैंड अगर मैं आपको दिखाऊं पैसिफिक ओशन में, ये जो आपको एक छोटा सा डॉट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो छोटा सा डॉट है, ये मिनामितोरिशिमा आइलैंड है। अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी इधर उधर हो रही होगी, एम्प्टी आइलैंड कह देता हूँ उसको शॉर्ट फॉर्म में, तो एम्प्टी आइलैंड है। और ये जो आपको रेड डॉट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये इसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स के डिपॉजिट हैं। कहा जाता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स के डिपॉजिट्स हैं ये 16 मिलियन रेयर अर्थ ऑक्साइड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। मतलब ये 16 मिलियन टन्स, मतलब आप समझ सकते हो कि ये इतना हो जाएगा कि ग्लोबल डिमांड को सेंचुरीज के लिए अकेले फिलअप कर सकता है। तो अगर डिपॉजिट्स की बात करें कि जापान के पास डिपॉजिट्स नहीं है, डिपॉजिट्स बहुत ज़बरदस्त हैं जापान के पास, और इसीलिए यूएस ने पूरा अग्रीमेंट जापान के साथ किया है। 2018 के बाद से ही यूएस लगातार जापान के साथ अपने रिलेशंस इसीलिए बिल्ड करता रहा क्योंकि ये इतने बड़े डिपॉजिट्स हैं, लेकिन जापान अकेले इन डिपॉजिट्स को काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जापान को चाहिए बहुत भयंकर टेक्नोलॉजी इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि एक्सट्रैक्शन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास डिपॉजिट्स बहुत बड़े बड़े हैं, उनको पता भी है यहाँ पर डिपॉजिट्स हैं, लेकिन उसका एक्सट्रैक्शन इतना मुश्किल है कि वो बहुत पैसा इन्वेस्ट करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जापान ने भी मिलियंस इन्वेस्ट किए हैं, और जापान के पास वो टेक्नोलॉजी जिससे वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और इसीलिए यूएस ने उनके साथ ये डील करी हुई है। अब देखिए क्या है कि चाइना का जो रेयर अर्थ मिनरल्स था उससे जापान ने अपने आप को खुद को बचाया कैसे, तो उसने डिफरेंट कंट्रीज, ये तो डिपॉजिट से ही उसने दूसरी कंट्रीज के साथ पैक्ट यानी कि अग्रीमेंट करना शुरू किया, उनके यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को फंड किया। जैसे वियतनाम उसमें बहुत बड़ा था, खूब इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जापान ने वियतनाम में किया, भारत में किया, ऑस्ट्रेलिया में किया। ऑस्ट्रेलिया तो मतलब अगेन लाइनास जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उनके साथ डील करके जापान एक पूरा नॉन चाइनीज रेयर अर्थ सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहा था। बना भी लिया है कुछ हद तक, उतने बड़े लेवल पर नहीं है, लेकिन कुछ हद तक उन्होंने कर लिया है। क्योंकि अब जापान ने ये सब क्यों किया, उसको बहुत ज़रूरत थी ये सब चीज़ें करने की, अदरवाइज पूरी जापान की इकोनॉमी रुक जाती। जापान की इकोनॉमी को हाईली कौन चलाता है, ये लोग चलाते हैं।
अब क्या है कि जापान में बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे आप हिताची का नाम लीजिए, चाहे आप हिताची का नाम, पैनासोनिक का नाम लीजिए, टोयोटा का नाम लीजिए, ये वो कंपनीज हैं। और मैं ऑलरेडी इसका यूज़ बता चुका हूँ आपको अपने रेयर अर्थ मिनरल्स की डिटेल्ड वीडियो जो मैंने बनाई थी कि इन कंपनीज़ को क्यों रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत है, क्या करते हैं। तो ये इनको ईवी मोटर्स बनाते हैं, विंड टर्बाइंस बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, डिफेंस टेक के लिए, हर चीज़ के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चाहिए। और क्यों चाहिए वो आपको पता ही है, मैंने उस वीडियो में बता दिया, आप देख लीजिएगा। तो इन सारी कंपनीज़ को बहुत ह्यूज अमाउंट, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, इसलिए जापान की खुद की भी नीड है कि वो एक नॉन चाइनीज़ सप्लाई चेन बनाए, वो किसी के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। आज की डेट में भी चाइना अकेले 70 से 80% ग्लोबल रेयर अर्थ की रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग या किसी ना किसी चीज़ में वो घुसा पड़ा है और उसको पूरी तरीके से डोमिनेट करता है। अब जापान अगर आ जाता है इसमें, यूएस के लिए फ़ायदा ये है कि जापान के पास डिपॉजिट्स भी हैं, उसके पास टेक्नोलॉजी भी है। और अगर इन कंट्रीज़ ने एक अपना नॉन चाइनीज सप्लाई चेन बना लिया, भारत, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, ये सब ने मिलकर, ऑल्दो ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि यूएस और इंडिया के रिलेशंस बहुत ख़राब हैं इस टाइम पर, लेकिन फ्यूचरिस्टिक तरीके से अगर हम देखें तो आप देखो, अब ऐसा आप मत सोचना कि मैं चाइना के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, चाइना तो हमारा दोस्त हो गया है। सब इंटरेस्ट की बात होती है, दोस्त कुछ नहीं होता। यूएस को भी आज अभी तक हम बहुत, कुछ देर पहले तक हम बहुत जो है दोस्त मानते थे, ट्रम्प के इलेक्शन में दुनिया भर की बातें हो रही थी, लेकिन अब कितना इंटरेस्ट और कितना दोस्ती है वो आपने दिख चुका है आपको साफ साफ यहाँ पर। तो दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती। अब चाइना को भी नॉन चाइनीज सप्लाई चेन, किसी भी कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो अगर नॉन चाइनीज सप्लाई चेन बन रहा है तो ठीक बात है, पूरी दुनिया के लिए, पूरी ग्लोबल अर्थ सप्लाई के लिए, ग्लोबल सप्लाई के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और वही चीज़ ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूएस के लिए फ़ायदा ये है कि जैसे ही वो जापान के साथ एग्रीमेंट करता है, एक तो उसको उसके डिपॉजिट्स को एक्सेस मिलता है, दूसरी चीज़ ये है कि उस पूरे सप्लाई चेन में उसको एक्सेस मिलता है, पैसिफिक ओशन में उसको रहना ही है, डोमिनेट करना ही है। और तीसरी चीज़ जो रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी है जापान की, वो यूएस को कहीं ना कहीं मिलती है। तो यूएस भी चाइना की जो सप्लाई चेन है उसको बाईपास कर पाएगा और अपने आप को इंडिपेंडेंट कर पाएगा, इसलिए जापान के साथ ही में ये पूरी डील की गई है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।